एवरीवन, दिस इज बेस्ट चौधरी फ्रॉम प्रोडिजी ट्यूशंस। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे हमारा केमिस्ट्री का जो पास्ट पेपर है 2012 के लिए। इससे पहले कुछ एक दो लाइव सेशन हम लोगों ने कंडक्ट किए थे इस पास्ट पेपर से रिलेटेड, लेकिन उनमें कुछ ग्लिचेस की वजह से, कुछ इश्यूज़ की वजह से जो है वो लाइव सेशन हमारे कंप्लीट नहीं हो पाए थे। लेकिन इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग पूरा केमिस्ट्री का जो पास्ट पेपर है 2012 को सॉल्व कर रहे होंगे। इवन दो कि उसके MCQs हो गए, हमारे उसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए, और उसके मिसलेनियस क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स वगैरह जितने भी उसकी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह सॉल्व कर रहे होंगे और अच्छे से अच्छे उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होंगे। क्लियर? तो बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा कि इस वीडियो को, क्योंकि अब तो चूँकि लाइव सेशन नहीं है हमारा, तो इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग मैक्सिमम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तमाम स्टूडेंट्स तक, ताकि क्योंकि पास्ट पेपर तकरीबन ही आ चुकी है क्लास 9 और 11 के जो पेपर्स के, ताकि वीडियो या ये नॉलेज या ये चीज़ जो है उन तक पहुंच सके जो अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी स्टार्ट कर चुके हैं, और वो एक रिवीजन के जो है अमल के अंदर है। क्लियर? तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे MCQs, क्वेश्चन आंसर, पास्ट पेपर, जितने भी हमारे पास्ट पेपर के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं हम लोग उनको सॉल्व कर रहे होंगे बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारी वीडियो में यहाँ पर सबसे पहला सेक्टर है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। क्लियर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पहला यहाँ पे जो सवाल आता है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर इज डैश। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर इज डैश, यानी यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए आपके पास एटॉमिक मास यूनिट यानी 16 एटॉमिक मास यूनिट, ऑप्शन बी आपके पास 18 एटॉमिक मास यूनिट, सी आपके पास 20 एटॉमिक मास यूनिट, या डी आपके पास 22 एटॉमिक मास यूनिट। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये इशू है जो मतलब आंसर आता होगा कि सर जो वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज 18 एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन यहाँ चेंज किया दैट इज हैवी वाटर। और हैवी वाटर के अंदर जो एक क्वालिटी है वो ये है कि यहाँ पर हैवी वाटर का जो है, हैवी वाटर के अंदर ड्यूट्रियम यूज़ किया जाता है। आपके हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है ड्यूट्रियम, वो यूज़ होता है, यानी आपके हाइड्रोजन की जो पावर है H2 वो डबल्ड हो जाती है, दैट इज काउंटेड एज H4। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा दैट वुड बी अराउंड H4O, और आपका H4O जो है वो अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो हमारा करीब बनता है 20 एटॉमिक मास यूनिट, 18 नहीं 20 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर आता है इस MCQs का, दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर इज 20 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं MCQs नंबर 2 की, और दैट वुड बी डायमंड इज यूज एज एब्रेसिव बिकॉज इट इज डैश। यानी डायमंड जो है वो आपका नॉर्मली कटिंग वगैरह के प्रोसेसेस के लिए यूज होता है। वाई? बिकॉज इट इज ए ऑप्शन हार्ड, बी सॉफ्ट, सी बैड कंडक्टर, या डी क्यूबिक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो जो हमारे बहुत गलत ऑप्शन है उनको निकालेंगे। सबसे पहला हमारा सॉफ्ट, एब्रेसिव या कटिंग वगैरह के मटेरियल के लिए जो यूज होता है, तो इसको सॉफ्ट का होने से रहा तो सॉफ्ट आपने कट किया, दैट। एंड सेकेंडली बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर क्यों आपने यूज़ किया? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी के किसी प्रोसेस के जरिए भी आपका मेटल कट हो रहा है तो उसमें भी आपका जो डायमंड अगर यूज़ हो रहा है तो उसमें हायर कंडक्टर चाहिए या अच्छी कंडक्टेंस चाहिए उसको अपने एक्शन के लिए। क्लियर? तो दो ऑप्शन कट करने के बाद एक जाहिर सी चीज़ आपको बताया दैट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस या हार्डेस्ट मेटल जो है अभी तक डिस्कवर हुआ है वो। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, दैट इज हार्ड। डायमंड इज यूज एज एब्रेसिव बिकॉज इट इज हार्ड। क्लियर? MCQs नंबर 3 है हमारे पास, मोस्ट एक्टिव मेटल इज Na, सोडियम। आपके पास ऑलरेडी आप लोगों को पता है मोस्ट एक्टिव मेटल इज Na, सोडियम, यहाँ पर इन सब में से। उसके बाद हमारे पास है आयोडीन बिलोंग्स टू अ फैमिली डैश, हेलोजन, नाइट्रोजन फैमिली, बोरॉन फैमिली, या कार्बन फैमिली। तो आयोडीन ग्रुप 7A से बिलोंग करता है। क्लियर? आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो आपके सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं। और ग्रुप 7A को कहा जाता है हेलोजन फैमिली। क्या कहा जाता है? हेलोजन फैमिली आपकी। क्लियर? ना नाइट्रोजन, ना बोरॉन, ना कार्बन, इनको कहा जाता है कि हेलोजन फैमिली। तो आयोडीन बिलोंग करता है हेलोजन फैमिली से आपकी। उसके बाद हम लोग करते हैं हमारे MCQs नंबर 5, दैट वुड बी टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड इज कॉल्ड डैश। यानी वो टेम्परेचर जिस पर आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है और आपका एक्सटर्नल प्रेशर यानी जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सेम हो जाते हैं। क्लियर? सेम हो जाते हैं हमारे पास यहाँ पर। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी आपका कोई भी लिक्विड है वो बॉयल हो रहा है तो वो एक वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और वो वेपर प्रेशर आपके एक्सटर्नल प्रेशर यानी आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है वो जिस पॉइंट पर इक्वल होता है वो कहलाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन आपका, ऑप्शन डी। क्लियर? MCQs नंबर 16 है हमारे पास, विच पेयर ऑफ एलिमेंट इज सिमिलर। इन चार ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट जो है आपका पेयर है वो सिमिलर है? तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, दैट फ्लोरीन और क्लोरीन। तो एलिमेंट यहाँ पे जो सिमिलर पूछे गए हैं वो प्रॉपर्टीज वाइज पूछे गए हैं, वो शेप कलर वाइज नहीं पूछे गए, वो प्रॉपर्टीज वाइज सेम पूछे गए हैं। तो प्रॉपर्टीज वाइज फ्लोरीन और क्लोरीन ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा। क्लियर? MCQs नंबर 7 है हमारे पास, द फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और अ क्रिस्टल इज कॉल्ड डैश। केमिकल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, या आयनिक बॉन्ड।
तो आयनिक बॉन्ड को सबसे पहले हम लोग निगलेक्ट करेंगे क्योंकि आयंस के बीच में फॉर्म्ड होता है, और कोऑर्डिनेट को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, दो एटम्स को आपस में होल्ड नहीं करता। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए बचता है दैट वुड बी द राइट आंसर के ऑप्शन ए जो है आपका, यानी केमिकल बॉन्ड वो ऐसी फोर्स है जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान या दो क्रिस्टल के दरमियान जो है एटम्स को आपस में होल्ड कर रखती है। क्लियर। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारे पास, द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज डैश। वॉशिंग सोडा का यानी वॉशिंग सोडा का जो नाम दूसरा होता है वो होता है आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट, और जिसका आपके पास फार्मूला आता है Na2CO3.10H2। Na2CO3.10H2 इज अ फार्मूला फॉर वॉशिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारे पास, द नेचुरल गैस इज मेनली कंसिस्ट ऑफ डैश। नेचुरल गैस उस गैस की बात हो रही है जो नॉर्मली आपके एग्जिस्टेंस में मौजूद है। क्लियर। उसमें आप काफ़ी सारी डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है, वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह जितनी भी आपकी गैसेस हैं, लेकिन उनमें मेनली जो हिस्सा है नेचुरल गैस का वो कंसिस्ट होता है किसका, मिथेन का। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जो है इसमें मिथेन ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन के मिथेन के जो है मेनली हिस्सा जो होता है नेचुरल गैस के अंदर आपका मिथेन का CH4। क्लियर। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारे पास, पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा इज डैश। पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा, सलाइवा कहा जाता है आपके थूक को, यानी थूक जो होता है आपका उसको सलाइवा कहा जाता है, और पीएच वैल्यू यानी उसकी एसिडिक वैल्यू। क्लियर। एसिडिक वैल्यू जो होती है यानी ऑप्शन नंबर सी आपका 7.0 इज द राइट आंसर, दैट पीएच वैल्यू यानी एसिडिक वैल्यू ऑफ सलाइवा इज 7.0 उसकी पीएच वैल्यू होती है आपके सलाइवा की। क्लियर हो रहा है। एमसीक्यूज नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारे पास, ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर कॉल्ड डैश। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, सबसे पहले नोबल गैसेस बिल्कुल नहीं, हेलोजेंस बिल्कुल नहीं, यानी दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास बी और सी। तो जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को कहा जाता है अल्कली मेटल्स, क्योंकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स का जो नाम है वो दैट इज अल्कलीन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को कहा जाता है अल्कलीन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को कहा जाता है अल्कली मेटल्स। क्लियर, अल्कली मेटल्स। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारे पास, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड बाय। एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं वो किसने डिस्कवर किए थे, दोज वर डिस्कवर्ड बाय जे बर्जीलियस। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट ऑप्शन, जे बर्जीलियस ने जो है एलिमेंट्स के सिंबल डिस्कवर किए थे। देन लेटर ऑन तमाम साइंटिस्ट ने जो है उनके साथ अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी। क्लियर, जे बर्जीलियस। एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी इज मेड अप ऑफ डैश। यानी आपकी लेड स्टोरेज बैटरीज जो होती हैं, जो नॉर्मली आपके ड्राई बैटरीज भी जिन्हें कहा जाते हैं, जो आपके हाउसेज वगैरह में यूज़ हो रही होती हैं, इन बैटरीज में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं आपके, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जो आपके एंड्स बनाए जाते हैं, वो किसकी मदद से बनाए जाते हैं, दोज आर मेड अप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी आपका H2SO4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए H2SO4। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारे पास, सॉल्ट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस आर कॉल्ड डैश। तो जाहिर सी बात है एमसीक्यूज को अगर हम थोड़ा गौर से पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी एसिड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, बेस का कम है। तो जाहिर है जो सॉल्ट भी हमारे पास फॉर्म्ड हो रहे होंगे वो एसिडिक सॉल्ट होंगे, क्योंकि एसिड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, एसिडिक ज़्यादा मिकदार में हमारे पास एसिड जो है वो मौजूद है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। एसिडिक सॉल्ट्स आर दो सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस। क्लियर हो रहा है। एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारे पास, 1 फैराडे इज इक्वल टू डैश। 96,800 कूलम, 96,800 फैराडे, 96,500 कूलम या 96,200 फैराडे। तो ऑप्शन फैराडे तो होने से रहा, तो पहले आपने दोनों फैराडे वाले ऑप्शन को काट देना, और उसके बाद आपको पता है इंटेलिजेंट गेस भी अगर आप लोग लगाएं दैट 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, 96,500 कूलम 1 फैराडे इज इक्वल्स टू। क्लियर है। एमसीक्यूज नंबर 16 है हमारे पास, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन इज यूजुअली ऑफ साइज। कि आपका सोल्यूशन और सस्पेंशन आपने अक्सर नाम सुना होगा, सोल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर और सस्पेंशन आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर जो आपके पार्टिकल्स वगैरह जो नीचे रिसाइड कर जाते हैं, जो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाते किसी भी वजह से, या किसी भी प्रोसेस के दरमियान जो रेसिड्यू के तौर पर पड़े रहते हैं, उन पार्टिकल्स का साइज यूजुअली क्या होता है हमारे पास, दैट आर 1200 नैनोमीटर। 1200 नैनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ पे वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, उनका साइज होता है 1200 नैनोमीटर। लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 17, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डैश। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है। बी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिवॉल्व करता है आपके न्यूक्लियस के अराउंड। सिर्फ प्रोटॉन्स, नहीं। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस ऑफ एटम इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर है।
तो यहाँ तक थे हमारे एमसीक्यूज को हम लोग थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड पर हम लोग लेकर चले, क्योंकि एमसीक्यूज वन शॉट तकरीबन हमारा ज़्यादा टाइम नहीं होता, पेपर में भी अवेलेबल। हम लोगों ने इसको सिर्फ आंसर्स को आपको एक्सप्लेन किया गया कि इसका आंसर का रीज़न क्या है और क्यों है इसका राइट आंसर जो भी क्लियर। लेकिन क्वेश्चन आंसर में जहाँ ज़रूरत है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे, डिटेलिंग ज़्यादा होगी ताकि आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें समझ आएँ और आपको पेपर के वक्त जब आप लोग तैयारी करने बैठोगे इस चीज़ की तो आप लोगों को और अच्छे से इस चीज़ की समझ आ सके क्लियर। तो जितना अभी तक आपको साथ साथ करवाया गया एमसीक्यूज भी और आगे क्वेश्चन आंसर भी अभी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन भी, तो अपने पास एक पेन कॉपी वगैरह या एक पेंसिल जो भी है अपनी लेकर रखिएगा और चीज़ों को नोट डाउन करते हैं ताकि एट द एंड ऑफ दिस सेशन जो चीज़ें आप लोगों को नहीं आती थी या जो चीज़ें आपने फर्स्ट टाइम सुनी आप लोगों को राइट कर सकें, अपने पास चीज़ें वो नोट कर पाएँ क्लियर। यहाँ हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन केमिकल रिएक्शन, गिव एट लीस्ट 2 एग्जांपल्स, डिफाइन ऑल्सो। यानी सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना है, देन उसकी 2 एग्जांपल्स देनी है और फिर उनको डिफाइन भी करना है क्लियर। तो सबसे पहले हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना है, विच इज द चेंज विच आल्टर्स द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। यानी वो चीज़ या वो रिएक्शन जो कि आपके केमिकल जो आपके सब्सटेंस होता है उसके क्रिएशन को, उसकी फॉर्मेशन को, उसकी क्रिएशन को या उसके कॉम्पोजिशन को चेंज कर दें या उसको अल्टर कर दें या उसको चेंज कर दें क्लियर। अल्टर मतलब उसको चेंज कर दे, वो प्रोसेस आपका कहलाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्लियर है। हमें इसकी यहाँ पे 2 एग्जांपल्स देनी है, तो हम पहली एग्जांपल देंगे केमिकल रिएक्शन की, दैट वुड बी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दूसरी होगी हमारी इंशाल्लाह डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास क्या आता है, रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी क्या कि आपका ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस होता है किससे, एक और नए एटम से या एक और नए ग्रुप ऑफ एटम से, वो कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी टाइप हमारे पास रिएक्शन की क्या होती है, दैट वुड बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से श्योर है, डिकम्पोज करना, चीज़ को तोड़ना या ख़त्म करना। रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म वन और मोर सिमिलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका एक केमिकल कंपाउंड या एक सब्सटेंस जो है वो ब्रेक डाउन होता है क्लियर, वो ब्रेक डाउन होता है और वो 2 नए फॉर्म जो आपके सब्सटेंसेज है 2 नए केमिकल्स फॉर्म करता है, उस रिएक्शन को कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी एग्जांपल लो आप लोग NaCl से, कि जब NaCl आपका जो है वो ब्रेक डाउन होता है तो Na आपका अलग यानी पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। तो यही रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें आपका एक कंपाउंड या एक केमिकल जो है वो ब्रेक डाउन होता है मजीद नए या सिंपलर केमिकल्स के अंदर क्लियर है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन क्लियर। हमें फाइंड करनी है कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का आपको फॉर्मूला यहाँ पे नजर आ रहा होगा, दैट वुड बी मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपको गिवन है कितना है यहाँ पर 4 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है 4 ग्राम अपॉन ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास कहा जाता है कि आपका जो भी एलिमेंट आपको जो भी कंपाउंड गिवन है उसके तमाम एलिमेंट्स के जो है एटॉमिक नंबर को आप समझ करो। यहाँ पर आपको गिवन है NaOH क्लियर, यहाँ पे लिखा हुआ है NaOH। तो NaOH का ग्राम फार्मूला मास क्या होगा, Na एटॉमिक नंबर 23, O एटॉमिक नंबर 16, H एटॉमिक नंबर 1। 16 प्लस 23 प्लस 1 वुड बी इक्वल टू 40 क्लियर, यानी 4 अपॉन 40 यहाँ पर आएगा आपका। यहाँ पर हो गया आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो कि आपको फॉर्मूला है नॉर्मली, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन यानी 250 सेंटीमीटर जो आपको यहाँ पे गिवन है वो आप यहाँ पर वैल्यू इनपुट करोगे क्लियर। तो 4 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाई 250, तो आपका आंसर आएगा कितना, मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन वुड बी 0.4 मोलैरिटी है सोल्यूशन की आपके, जो कि आपको कंडक्ट करिए आपको फाइंड करनी थी यहाँ पर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पे माइंड को न्यूमेरिकल था एक छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है गिव द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग, कॉपर पायराइट, आयरन पायराइट, हेमाटाइट। कॉपर पायराइट आपका जो है CuFeS2, ये है आपका कॉपर पायराइट का फॉर्मूला। सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, याद करने होंगे आप लोगों को, अपने पास चीज़ें लिख लिएगा, राइट कर लिएगा, क्योंकि ऐसे कोई इनमें रॉकेट साइंस नहीं है जो फर्स्ट टाइम आप लोग सुने। तो कॉपर पायराइट का फॉर्मूला CuFeS2, आयरन पायराइट का Fe2, हेमाटाइट का Fe2O3 क्लियर। 3 फार्मूलाज आपसे मांगे गए थे, यहाँ पे आपने तीनों को यहाँ पे बयान कर दिया क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है नेम 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, राइट 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। हमें 3 तरीके के रेडियो एक्टिव रेज बताने, कौन कौन से होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। 3 रेज बताने और 3 रेज का हमें क्या बताना है, एक कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि 3 रेज हैं जो हमारे पास, वो है अल्फा, बीटा और गामा। तीनों रेस के हमने नाम बताए। अब तीनों की एक कैरेक्टरिस्टिक हमें बतानी है।
तो यहाँ पे सबसे सिंपल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग उठाते हैं दैट अल्फा दे आर पॉजिटिव चार्ज, बीटा दे आर नेगेटिव चार्ज एंड गैमा दे आर न्यूट्रल चार्ज, यानी वो किसी ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ, वो न्यूट्रल डिफ्लेक्ट होती हैं। क्लियर? एक एक कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने बताई, रेस को डिफाइन किया, क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से अटैम्प्ट करना है क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना डिटेल में उसको लिखने बैठोगे। ये जितना हो सके उसको कंप्राइज करके शॉर्ट करके लिखना है आप लोगों को शॉर्ट में। लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख सकते हो क्योंकि वहाँ पर मार्क्स गेनिंग चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करते हैं, दैट वुड बी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 40 ग्राम पानी है आपके पास जिसका आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर मोल्स का फॉर्मूला होता है आपके पास क्या, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। वही चीज़ हमारे पास गिवन मास क्या है यहाँ पे 40 ग्राम, जो कि आपको पता है ऑलरेडी। और ग्राम फॉर्मूला मास कैसे फाइंड करने के, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में NaOH का फाइंड किया था। जैसे कैसे, H2 है आपके पास, यानी H1 होता है तो दो गुना हो गया 2 प्लस O 16, तो 2 प्लस 16 कितना आपका 18 हुआ। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 40 डिवाइड बाय 18 आपको आंसर देगा 2.222, तकरीबन काफ़ी सारे आएंगे। आप पॉइंट के बाद कुछ भी 2 वैल्यूज़ लिखो यहाँ पर, 2.22 मोल्स आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डिफाइन वाटर ग्लास एंड राइट 2 यूजेस ऑफ इट। वाटर ग्लास क्या चीज़ होती है, आप लोगों ने अक्सर अपने घरों में जब आप लोग क्रॉकरी वगैरह यूज़ करते हैं उसमें आप देखते हो कि रंग बिरंगे कलर्स के जो छोटे छोटे बड़े कमज़ोर किस्म का वो प्लास्टिक होता है, उसमें आपके नॉर्मली घर के ग्लासेस वगैरह या कुछ जग्स वगैरह या कुछ ऐसे बाउल्स वगैरह जो हैं उनके बनाए जाते हैं। सिंपल वाटर ग्लास होते हैं। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन जैसे लिखी हुई है, अ वेसल मेड अप ऑफ लाइट प्लास्टिक और अ प्लास्टिक विच इज़ दैट इंक्लूड वाटर, यानी ऐसे तमाम वो चीज़ें जो कि यहाँ तो बहुत हल्के प्लास्टिक से बनाई जाती हैं या ऐसे प्लास्टिक से बनाई जाती हैं जिनमें वाटर इंक्लूडेड होते हैं, जिनकी क्रिएशन है, जिनकी फॉर्मेशन में आपका वाटर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, वो आपका वाटर ग्लास कहलाता है। सेकेंडली उसके एडवांटेजेस बताने हैं हमें सबको। पहला, राइट 2 यूजेस ऑफ इट, एडवांटेजेस कुछ भी कह सकते हैं इनको। यूज्ड इन मेकिंग हाउस होल्ड वेसल्स, घर के बर्तन वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको बताया। और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के, इंडस्ट्री के जो कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं फैक्ट्री वगैरह के, उनको क्रिएट करने के लिए जो है वाटर ग्लास यूज़ किया जाता है। क्लियर है? वाटर ग्लास हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बल्कि 7 का ही पार्ट 2 है हमारे पास, और लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर? तो और है हमारे पास, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की हमें 3 प्रॉपर्टी लिखनी है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखी क्या है यहाँ पे, एसिड्स हैव सॉर टेस्ट, यानी एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा खट्टा होता है, हम खाया नहीं जाते हैं, उसको चखा नहीं जाते हैं किसी तरीके से भी, लेकिन एसिड्स का जो टेस्ट है वो खट्टा होता है। एसिड्स यील्ड हाइड्रोजन गैस, एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस को यील्ड करता है, और बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड यानी OH गैस को जो है वो यील्ड करता है। हाइड्रोजन जो है एसिड की तरफ और हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस की तरफ। क्लियर? थर्ड पॉइंट है हमारे पास, एसिड चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक एसिड और बेस का अलग अलग सोल्यूशन लेते हो, और इंडिकेटर कहा जाता है जो बताता है कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। आप जब इंडिकेटर के कुछ कतरे डालोगे एसिड वाले में, तो अगर वो पर्पल कलर का है, वो ऑरेंज कलर का है, वो किसी भी कलर का है, तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा सोल्यूशन का। लेकिन अगर आप वही चीज़ डालते हो अपनी बेस के अंदर, तो कलर चेंज नहीं होगा, वो जिस कलर का आपका इंडिकेटर था, जिस कलर का आपका इंडिकेटर लिक्विड था, वो उसी कलर का मौजूद रहेगा बेस के अंदर। क्लियर? एसिड की 3 प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, हम लोगों ने लिखी। अब हमारे पास डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले सिंपल सा सवाल है, कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है इसके अंदर। मेटल्स सब्सटेंसेस विच हैव शाइनी लस्टर एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसे मेटल्स जिनकी सरफेस क्या होती है, शाइनी होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी और जो आपकी आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं आपके मेटल्स। इसका बिल्कुल अपोजिट कर दोगे तो आपके बन जाएंगे नॉन मेटल्स। क्या मतलब कि नॉन मेटल्स की ना ही शाइनी सरफेस होती है और ना ही वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर? मेटल्स, नॉन मेटल्स, बचा हमारे पास मेटलॉइड जो कि है, मेटलॉइड्स आर दो सब्सटेंसेस विच पोजेसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी मेटलॉइड्स आपके ऐसे तमाम सब्सटेंसेस, ऐसे तमाम केमिकल्स जो कि आपके मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं, जो कि आपके नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं, उन्हें आप मेटलॉइड्स कहोगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट 3 यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट अभी हम लोग पिछले MCQs में डिस्कस करके आए हैं, Na2CO3.10H2O। क्लियर? वॉशिंग सोडा। तो पहला यूज़ है हमारे पास इसका फॉर रिलीविंग हीट बर्न, यानी आपका फॉर एग्जांपल जहाँ से अगर स्किन वगैरह जल जाती है तो उसके ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है Na2CO3.10H2O जो यूज़ किया जाता है ताकि आराम मिल सके, आपकी स्किन जो है ज़्यादा जले ना या जल्दी रिपेयर हो जाए। पहला इस्तेमाल। सेकेंड, फॉर
डाइजेशन प्रॉब्लम, इनडाइजेशन प्रॉब्लम, यानी आपके जो डाइजेशन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें आपका सोडियम बाइकार्बोनेट एक तरीके से सोल्यूशन माना जाता है कि आप वो डाइजेशन प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए। क्लियर। तीसरा जो यूज़ यहाँ पे मेंशन है दैट इज़ यूज टू क्योर पेप्टिक अल्सर। तो अल्सर की बीमारी का जो है काफ़ी स्टूडेंट जो है लिखना ओके नहीं समझते हैं इसको, तो आप लोग क्या करोगे, इसका तीसरा यूज़ लिखोगे यूज्ड एज अ वॉशिंग सोडा, क्योंकि अभी हम लोग पीछे एमसीक्यूज में पढ़ कर आए हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है, वॉशिंग सोडा। तो आप ये भी लिख सकते हो दैट इट इज़ यूज एज अ डिटर्जेंट और इट इज़ यूज एज अ वॉशिंग सोडा। क्लियर। सोडियम बाइकार्बोनेट के यूजेस में यहाँ तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। क्वेश्चन 9 के बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं आगे तो हमारे पास आता है क्वेश्चन 9 का पार्ट और, यानी सेकंड पार्ट है हमारे पास, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान 3 डिफरेंसेस लिखने हम लोगों ने। पहला लिखा सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, सस्पेंशन इट इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, यानी क्लियर मिक्सचर होता है सॉल्यूशन और अनक्लियर मिक्सचर होता है आपका सस्पेंशन। सेकंड, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई, कि आप आम आंख से जो है सोल्यूशन के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, लेकिन एक आम आंख से आप किसको देख सकते हो, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को, क्योंकि उनका साइज होता है 1200 नैनोमीटर। अभी हम लोगों ने पीछे के एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था ये चीज़। क्लियर है। थर्ड पॉइंट हमारे पास सिंपल क्या होगा, सोल्यूशन इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट, जबकि सस्पेंशन इट इज़ ट्रांसलूसेंट और समटाइम्स ओपीक, यानी ये ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूशन जो होता है आपका वो एक इस तरीके का लिक्विड है जिसमें आपको क्लियरली दूसरी साइड की चीज़ नज़र आ रही होती है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा आपस में मिक्स हो चुके होते हैं। लेकिन सस्पेंशन में पार्टिकल्स रेसाइड करने की वजह से सोल्यूशन जो है अक्सर ट्रांसलूसेंट होता है, यानी बहुत कम क्लैरिटी होती है। यहाँ ओपीक हो जाता है कभी कभार कि बिल्कुल ही आपको कोई चीज़ क्लियर नज़र नहीं आ रही होती। क्लियर। तो सोल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान 3 डिफरेंसेस आपको राइट करने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो क्या है, व्हाट इज एलोट्रॉपी, राइट डाउन द 2 क्रिस्टलीन फॉर्म्स ऑफ सल्फर एंड 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। एलोट्रॉपी पहले आपको बताना है दैट व्हाट इज एलोट्रॉपी, एलिमेंट्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन 1 और मोर फिजिकल स्टेट, यानी ऐसे तमाम कंपाउंड्स, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो एक से ज़्यादा फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हों उन्हें हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके एलोट्रॉपी। क्लियर। वो एलोट्रॉपिक आपके एलिमेंट्स होते हैं, और एलोट्रॉपिक एलिमेंट्स आपके सल्फर के यहाँ पे पूछे गए हैं, कोई से भी 2। तो पहला हम लोग बताएंगे रोम्बिक सल्फर, दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फर। पहला रोम्बिक, दूसरा मोनोक्लिनिक, और इनकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक हमसे पूछी गई है। क्लियर। यानी रोम्बिक सल्फर की एक कैरेक्टरिस्टिक और एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मोनोक्लिनिक सल्फर की। तो यहाँ पे रोम्बिक सल्फर की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, रोम्बिक सल्फर हैज़ अ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है आपके रोम्बिक सल्फर का, जबकि मोनोक्लिनिक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नीडल लाइक, यानी सुई जैसा होता है, बिल्कुल बारीक और लंबा। आपके नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है मोनोक्लिनिक का, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है किसका, आपके रोम्बिक सल्फर का। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे यहाँ पे एलोट्रॉपी सा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। दोबारा हमारे पास वही सोल्यूशन है, हमारे पास जो क्वेश्चन है कि राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग। पहला कास्टिक सोडा यानी NaOH आपने लिखा, इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का दूसरा नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा। दूसरा बेकिंग सोडा NaHCO3, इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका दूसरा नाम है बेकिंग सोडा का। और इसके बाद है वॉशिंग सोडा, हम लोग अभी पीछे से 3-4 दफ़ा हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। वॉशिंग सोडा का दूसरा फॉर्मूला है आपके पास Na2CO3 और इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 डन यहाँ पर हमारा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग, एवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट और ब्राउनियन मूवमेंट। क्लियर। एवेपोरेशन डिफाइन करना है, बॉइलिंग पॉइंट और ब्राउनियन मूवमेंट। तो क्या करेंगे यहाँ पे, एवेपोरेशन सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम लोग। एवेपोरेशन क्या होता है, स्केपिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड फ्रॉम सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एवेपोरेशन, यानी लिक्विड के पार्टिकल्स का लिक्विड से हटकर, यानी लिक्विड की सरफेस से हटकर वेपर स्टेट में आ जाना, या वेपर की सरफेस के अंदर आ जाना, वेपर्स की सरफेस में आ जाना। लिक्विड पार्टिकल्स का अपनी सरफेस को छोड़कर वेपर्स की सरफेस में आ जाना कहलाता है आपका एवेपोरेशन। क्लियर। एवेपोरेशन इज अ प्रोसेस जिसमें आपके लिक्विड पार्टिकल्स एस्केप होते हैं और अपनी वेपर्स स्टेट में आ जाते हैं। और उसी की जगह हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, पॉइंट एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड। अभी पीछे हम लोगों ने एमसीक्यूज में डिस्कस किया था कि ऐसा प्रेशर या ऐसा टेम्परेचर आपका जिसपे आपका वेपर प्रेशर और आपका एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल सेम हो जाते हैं या इक्वल हो जाते हैं, वो तो उसे कहा जाता है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर है। तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ क्या मांगी गई, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट हमारे पास क्या है यहाँ पे, रैंडम मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। कि आपके लिक्विड या आपका फ्लूइड कोई भी अगर हम लिख लें उसके पार्टिकल्स की रैंडम मूवमेंट, ट्रांजिशन मूवमेंट हो गई, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो गई, कुछ भी रैंडम मूवमेंट है वो आपकी, उस रैंडम मूवमेंट को एक नाम दिया गया है, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। दैट इज
ब्राउनियन मूवमेंट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पे वाइंड अप होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, विच इज डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स, ऑल्सो डिफाइन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग समझते हैं क्या हमारे पास हाइड्रोकार्बन क्या है, अ कंपाउंड दैट इज मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी ऐसा कंपाउंड जो कि सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से बनता है, हाइड्रोजन और कार्बन की मदद से, हाइड्रोजन और कार्बन की मदद से। क्लियर, वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और हाइड्रोकार्बन की दो टाइप होती हैं हमारे पास जो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या चीज़ होती है, दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे बाइंड लिखा है इसको करेंगे बॉन्ड आप लोग। क्लियर, विच कंटेन वन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, यानी ऐसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर, वो आपका कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके क्या होते हैं, जिसमें आपके कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड नहीं होता बल्कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स के दरमियान। क्लियर हो रहा है, वो होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो कि है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान 3 डिफरेंसेस लिखने हैं। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए पहला पॉइंट है हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोवेलेंट बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब म्यूचुअल शेयर होता है, यानी दोनों एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, देखिए यहाँ पे फॉर्म बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, यानी वन साइडेड शेयरिंग हो रही होती है, एक एटम या एक मॉलिक्यूल जो है आपका वो इलेक्ट्रॉन्स से शेयर कर रहा होता है, तब बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। पॉइंट 2, पेयर ऑफ एटम इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड। जाहिर है जब म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है तो पेयर बनता है पूरा, तो आपको पेयर ऑफ एलिमेंट चाहिए होगा अगर आपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने। लेकिन सिंगल एटम भी है जो यहाँ पर, वो क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल एटम बनाते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल लाइन। कोवेलेंट बॉन्ड जाहिर सी बात है सिंगल, डबल या ट्रिपल लाइन से डिनोट होता है आपका, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे डिनोट होता है कि वो आपके एलिमेंट्स के दरमियान एक एरो बनाते हैं जो आपके एक्सेप्टर और डोनर को बताता है। जिस तरफ आपके एरो का हेड होता है इसका मतलब वो आपका डोनर है, और जिसकी तरफ से एरो जा रहा होता है वो आपका, यानी सॉरी जिस तरफ आपके एरो का जो हेड होता है वो आपका एक्सेप्टर है, और जहाँ से जा रहा है वो आपका डोनर है। क्लियर, यानी एरो हेड बता रहा होता है कि कौन सा एलिमेंट जो है यहाँ पर एक्सेप्टर है, कौन सा एलिमेंट यहाँ पे जो है वो डोनर है, एरो के जरिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट। सिंपल से रेफरेंसेस राइट करने थे हमें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पे 14 ये 15 होगा यहाँ पे हमारा, डिफाइन पीएच, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स और डबल सॉल्ट्स। क्लियर, सबसे पहले हम लोग पीएच बताते हैं, जबकि हम लोगों ने पीछे एक एमसीक्यूज भी डिस्कस किया था हमारा पीएच से रिलेटेड। पीएच ऑफ ह्यूमन सलाइवा है, पीएच ऑफ सलाइवा इज 7.0। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पीएच क्या है। पीएच इज बेसिकली अ स्केल विच टेल्स हाउ एसिडिक द लिक्विड इज, यानी पीएच बताता है कि हमारा लिक्विड कितना एसिडिक है, कितना सॉर है। क्लियर, हम लोगों ने अभी पीछे एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, कितना सॉर है हमारा, यानी कितना खट्टा है हमारा जो लिक्विड है, वो बताता है हमारा पीएच स्केल। क्लियर, पीएच स्केल बेसिकली विच टेल्स अस द एसिडिक हाउ एसिडिक द लिक्विड इज। दूसरा, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। क्लियर, द टेंडेंसी ऑफ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। अभी हम लोगों ने पीछे बताया था आप लोगों को पहले भी कि एसिड जो है वो कौन से जो एलिमेंट्स आपके यील्ड करते हैं, वो हाइड्रोजन एटम यील्ड करता है, जबकि बेस क्या करता है आपके हाइड्रोक्साइड। क्लियर, तो जितने हाइड्रोजन एटम आपका एसिड जो है वो यील्ड कर सकता है वो कहलाता है बेसिसिटी ऑफ एसिड, और जितने हाइड्रोक्साइड आपका बेस जो है वो यील्ड कर सकता है वो कहलाता है एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस। क्लियर है, एसिड बेस सिंपल। बढ़ते हैं हमारे पास तीसरी डेफिनेशन की ओर, जो कि है डबल सॉल्ट्स। दो सॉल्ट्स विच कंटेन वन और मोर देन वन एनाइन और कैटाइन। क्लियर, यानी वन नेगेटिव और कैटाइन जो है आपका पॉजिटिव होता है, एक से ज़्यादा जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें जो भी आप कह सकते हो उनको, वो आपके सॉल्ट के अंदर मौजूद हो तो वो आपका कहलाता है डबल सॉल्ट। क्लियर, यानी एक आयन जो है आपका डोनेट कर रहा होता है, दूसरा जो है आपका आयन एक्सेप्ट कर रहा होता है। वो आपके जब सॉल्ट के अंदर दोनों एक से ज़्यादा मौजूद हों या एक एक भी मौजूद हों तो उन्हें कहा जाता है वो डबल सॉल्ट है। क्लियर है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो कि है व्हाट इज आयनिक कंपाउंड, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड हमें बताना है यहाँ पे, आयनिक कंपाउंड दैट इज फॉर्म बिटवीन आयन्स एंड ड्यू टू आयन इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, कि ऐसा कंपाउंड जो कि आयन्स की वजह से बनता है उसे क्या कहा जाता है आपका आयनिक कंपाउंड। सिंपल सी डेफिनेशन है, जाहिर है। और उसके बाद राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। सबसे पहला, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर आयनिक कंपाउंड क्या होता है, सॉलिड होता है बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स,
कि इनके मेल्टिंग पॉइंट या इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। क्लियर, सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है जो, दैट इज स्टेट लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन विद वन एग्जांपल। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन क्या था हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ लिखनी होगी, क्योंकि स्टेट बोला है ना तो स्टेटमेंट आप लोग लिखोगे। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि लॉ से बोला होता है कि स्टेट द फॉलोइंग लॉ, वो उसमें उसका इंट्रोडक्शन भी लिख रहे हैं, वो उसमें उसकी एग्जाम्पल भी लिख रहे हैं, वो उसमें स्टेटमेंट भी लिख रहे हैं, तो काफ़ी लेंदी हो जाता है। यहाँ पर आपसे सिर्फ पूछा गया स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन विद वन एग्जांपल। कांस्टेंट कॉम्पोजिशन लॉ के आपके पास, ईच एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। यानी किसी भी एलिमेंट में जो है आपके जितने भी एटम्स होते हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। क्लियर, यानी फिक्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ये क्या लोग एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मास को फिक्स रखते हुए। क्लियर, एग्जांपल अगर आप इसकी लो तो आपको मिलेगी कार्बन और ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड आर इन रेशियो ऑफ 3:8। 3:8 में आपके कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। क्लियर, सिंपल सी एग्जांपल थी लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन की। क्वेश्चन नंबर 16 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास यहाँ पे है डिफाइन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्ब सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, सोल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व, कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें आपका सॉल्यूट ज़्यादातर डिजॉल्व हो चुका हो, वो कहलाता है आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज इन मोर देन द सॉल्वेंट। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्यूट जो है, यानी आपका जो मेन चीज़ है वो सॉल्वेंट से ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, वो आपका कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर, जहाँ पे आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट से ज़्यादा है वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड। क्लियर है। तीसरी डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, विच इज सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इजीली। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें भी और कुछ मिकदार जो है सॉल्यूट की वो डिजॉल्व हो सकती है, आपका सॉल्वेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, मजीद सॉल्यूट कुछ जो है उसके अंदर डिजॉल्व हो सकता है, उसके अंदर कैपेसिटी अभी मौजूद है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 था हमारा, आसान है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, विच इज़ डिफाइन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। हाइड्रोकार्बन है आपके एक तरीके के, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन है आपके हाइड्रोकार्बन विच है 1/4 रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लियर, एक सिंपल सी इसको अगर आपको डेफिनेशन बोलूँ तो आप ये कर सकते हो, अल्केन आर हाइड्रोकार्बन विच इज़, यानी एक जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, आपके हाइड्रोकार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है, वो आपके अल्केन कहलाते हैं। अल्कीन क्या होते हैं, दो हाइड्रोकार्बन विच है मोर क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन अटैच्ड देन ऑफ अल्केन। यानी अल्कीन आपके क्या होते हैं कि उनमें अल्केन से ज़्यादा कार्बन होते हैं, अल्केन से ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, वो आपके कहलाते हैं अल्कीन। अल्कीन। फिर लास्ट आते हैं आपके अल्काइन, जो कि कहलाते हैं क्या, अल्काइन हाइड्रोकार्बन विच है ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये आपके तीनों हाइड्रोकार्बन बनाते हैं आपके। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है विच एलिमेंट्स हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, व्हाट आर दोज एलिमेंट कॉल्ड, नेम रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो सबसे पहले क्या करोगे, विच एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग पहला ऑप्शन हम लोगों ने लिखा क्या, ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, कि पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें आपका जो है वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हम लोगों ने बताए। दूसरी चीज़ का आंसर जो कि है, व्हाट आर दोज एलिमेंट्स कॉल्ड, दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे आपसे मांगा गया है, नेम रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, तो ग्रुप 1A के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है, जो कि क्या है, फ्रेंशियम, यानी Fr। फ्रेंशियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ग्रुप 1A का। क्लियर। यहाँ हमारा क्वेश्चन 19 हमारा डन होता है। कुछ क्वेश्चन बचे हैं अभी, तकरीबन हमारे पास 3 क्वेश्चन शायद शॉर्ट बचे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सेशन पूरा अटेंड करना है आप लोगों ने, कोशिश करनी है अपने पास चीज़ें नोट करें, ताकि जो है जब आप लोग तैयारी करने बैठेंगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम लोग बात करते हैं, वो है डिफाइन आइसोटोप्स, न्यूट्रलाइजेशन और पीरियोडिसिटी। आइसोटोप्स, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी ऐसे तमाम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, वो आपके कहलाते हैं आइसोटोप्स, वो आपके कहलाते हैं आइसोटोप्स। क्लियर है। सिंपल डेफिनेशन आइसोटोप्स की। उसके बाद अगली डेफिनेशन है आपकी न्यूट्रलाइजेशन की। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, द प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। यानी अगर मैं बात करता हूँ आपके एक न्यूट्रलाइजेशन की एग्जांपल की, तो क्या बनेगा, NaCl।
Na आपका एसिड, Cl आपका बेस। जब एसिड और बेस मिले तो क्या बना, NaCl यानी सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड बना। क्लियर, यानी एसिड बेस रिएक्ट करके आपका सॉल्ट बना रहे हो तो वो प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर, न्यूट्रलाइजेशन डन। हमारे पास लास्ट हमारे पास बचता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन समथिंग ओवर सम रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। यानी किसी भी चीज़ के अंदर अगर चेंज आ रहा है रेगुलर इंटरवल पर, सेम अमाउंट में, सेम टाइम पर, सेम क्वांटिटी में, सेम चीज़, मतलब इंटरवल सेम है, तो क्या कहलाता है वो, पीरियोडिसिटी कहलाती है। सेम इंटरवल पर सेम चेंज आना। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका तकरीबन, यही एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। यहाँ 5 नहीं, गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। हमें यहाँ पे 2 एग्जांपल्स देनी है उनकी। एंडोथर्मिक रिएक्शन बताना है सबसे पहले, और उसके बाद उसकी 2 एग्जांपल्स देनी है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है आपका, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है बाहर से आपका एलिमेंट, आपका कंपाउंड हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है, वो कहलाता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल, मेल्टिंग आइस क्यूब्स। आइस आपकी ठंडी होती है, टेम्परेचर उसका नेगेटिव यानी बहुत कम होता है, लेकिन आपका जो रूम टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, जब वो हीट एब्जॉर्ब करती है तो उसका जो टेम्परेचर ठंडा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, गर्म होने जाता है, यानी टेम्परेचर उसका राइज करता है। तो क्या होता है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। उसने बाहर का टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया तो क्या होना, मेल्ट होना शुरू हो गई। क्लियर। एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल क्या है, मेल्टिंग सॉलिड स्टेट्स। तो वही चीज़ है कि सॉलिड स्टेट भी जो मेल्ट तभी होती है जब उसको एक्सटर्नली हीट अप्लाई की जाए, एक्सटर्नली उसके ऊपर हीट हो, या एक्सटर्नली उसका टेम्परेचर उसके टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए और वो हीट एब्जॉर्ब कर ले तो वो क्या करता है, मेल्ट हो जाता है सॉलिड पार्टिकल आपका कोई भी। क्लियर है। उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 शॉर्ट सेक्शन का हमारा, विच इज़ राइट एनी 3 यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 यूज़ बताने हैं हमें। पहले यूज़ हमने बताया, इट इज़ यूज एज अ रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल यानी स्पेस में जो आपके रॉकेट्स आते हैं उनके फ्यूज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है आपका हाइड्रोजन। सेकेंडली, यूज़ फॉर वेल्डिंग पर्पजेज। मेटल को जो वेल्ड करने के लिए आप लोग देखते हो अक्सर, तो वो हाइड्रोजन गैस यूज़ हो रही होती है वहाँ पे। क्लियर। और थर्ड पॉइंट है आपका क्या, फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथानॉल। मीथानॉल नामी एक केमिकल है आपका जिसकी प्रोडक्शन के लिए आपका हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रहा होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में, वो हमने काम नहीं बताना। क्लियर। तो यहाँ तक था हमारा तकरीबन केमिस्ट्री के हम लोगों ने एमसीक्यूज अपने कंप्लीट सॉल्व किए, हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किए। अब हम लोग इंशाल्लाह ताला कर रहे होंगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन से, लेकिन यहाँ पर 22 का एक और पार्ट हमारे पास है, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हम लोगों को बयान करनी है। Polymeric chemistry, branch of chemistry that deals with the study of polymers and synthetic products such as plastic और fiber। यानी प्लास्टिक और फाइबर से रिलेटेड जो आपकी केमिस्ट्री है उनको पढ़ना, उनकी कंपोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह में बारे में जब आप पढ़ते हो, उस स्पेसिफिक ब्रांच को कहा जाता है आपकी पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, या कुछ लोग कहते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री उसको। सेकेंड हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल। कि ऐसी केमिस्ट्री जो कि आपके एलिमेंट्स या आपके जितने केमिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को ढूंढने में, उनकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने के अंदर जो मेथड, जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनको पढ़ने में आपकी मदद करें, वो कहलाती है आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्लियर है। वो कहलाती है आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री। और लास्ट हमारे पास है दैट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है, देखें, केमिस्ट्री दैट डील्स मेनली विद द प्रोसेस एंड केमिकल्स इन्वॉल्व इन द एनवायरमेंट एंड देयर इफेक्ट्स। यानी ऐसी केमिस्ट्री जो कि क्या करती है, मेनली डील करती है किसमें, केमिकल प्रोसेसेस में जो कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर अराउंड होते हैं, यानी आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस या नॉर्मल केमिकल प्रोसेसेस, उनसे डील कर रही होती है, उनको एक तरीके से मॉनिटर कर रही होती हैं, आपको उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। दैट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को पढ़ना चाहें तो वो कहलाती है आपकी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सिंपल है, तीनों डेफिनेशन आप लोगों को लिखनी थी यहाँ पर। तो यहाँ हमारा तकरीबन शॉर्ट सेक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है इंशाल्लाह ताला लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में तकरीबन हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, कुछ डेफिनेशंस भी दोबारा आएंगी, तो हम उनको डिस्कस करेंगे और देखते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में जो है कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर ए जो हमारे पास 23A, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास पार्ट ए, दैट इज डिफाइन केमिकल बॉन्ड, एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, केमिकल बॉन्ड एक्सप्लेन करना है, फिर कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है, फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को और फिर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को, यानी 4 डेफिनेशंस। तो कोवेलेंट हमारे पास सबसे पहले केमिकल बॉन्ड है, विच इज अ चेंज विल अल्टर द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। आपको पता है, पहले भी बताया कि किसी भी चीज़ की जो
फॉर्मेशन के अंदर, उसकी क्रिएशन के अंदर चेंज लाया, उसे कहा जाता है केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन या केमिकल बॉन्ड। क्लियर? ये केमिकल बॉन्ड यहाँ पर ये नहीं होगा। केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। यहाँ केमिकल बॉन्ड आपसे पूछा गया ना, दैट इज केमिकल रिएक्शन, जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन होगी द फोर्स विच होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। सेकेंड, कोवलेंट बॉन्ड है आपके पास, दैट इज बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसा बॉन्ड जो कि तब फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर्ड हो, यानी एक एटम दूसरे एटम से, दूसरा एटम पहले एटम से म्यूचुअल शेयर कर रहा हो इलेक्ट्रॉन्स को, वो आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और सिंगल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करती है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर पोलर कोवलेंट बॉन्ड की, तो दैट वुड बी बॉन्ड विच इज फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर शेयर्ड बिटवीन द एलिमेंट्स, यानी एक एलिमेंट के अंदर अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें, वो बनाते हैं आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी एक एलिमेंट के अंदर कुछ ऐसे एटम्स हैं जो कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज रखते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर रहे हैं, तो वो बनाते हैं क्या? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। वो बनाते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है यहाँ पे? और उसके बाद हमारे सिमिलर तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की, तो वो क्या होगा? बॉन्ड विच इज फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड बिटवीन द एटम्स, या इसको कह लो कि सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, या इसकी डेफिनेशन अगर आप लोग रखो तो तकरीबन सेम है कि तब फॉर्म होते हैं जब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल अमाउंट में शेयर हो रहे होते हैं, तब आपका जो है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है। क्लियर है? यहाँ हमारा तकरीबन क्वेश्चन नंबर 23A कंप्लीट, यानी पार्ट 1। इसका पार्ट 2 जो है हमारे पास, विच इज व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर? यहाँ पे क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एलिमेंट्स हैविंग इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल आर नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स जो है आपके ग्रुप 7A के इनकम्प्लीट है, अभी तक एलिमेंट्स हमारे डिस्कवर्ड नहीं है, तो क्या कह सकते हैं? एलिमेंट्स जो ग्रुप 7A के उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स हैविंग इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल, यानी जिनका लास्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट है, उनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, और वो अभी तक ग्रुप 7A के एलिमेंट्स ही हैं हमारे पास। क्लियर? ग्रुप 7A, ग्रुप 8 है, जो भी है। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक इनकी क्या है? दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, सबसे पहला। सेकेंडली, दे आर मेटल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये सारे जो हैं वो मेटल्स होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जितने सारे। क्लियर? और लास्ट पॉइंट है हमारे पास, दे फॉर्म्ड कंपाउंड विद डिफरेंट कलर्स, ये जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो डिफरेंट कलर्स के साथ बनाते हैं, डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह के साथ, ये इस तरीके की चेंजेस आती रहती है, इनमें ट्रांजिशन होती रहती है इनकी जो है फॉर्मेशन के अंदर या इनके कलर्स के अंदर। क्लियर? ट्रांजिशन एलिमेंट्स को 23B हमारा कंप्लीट। 23A में हम लोगों ने तकरीबन 4 जो है डेफिनेशंस को किया। 23B में हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिस्कस किया। अब 23C यानी लास्ट पार्ट 23 का हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज डिफाइन सब्लिमेशन, मोलैरिटी, डिफ्यूजन एंड अवोगाड्रो नंबर। सब्लिमेशन सबसे पहले, प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, यानी आपका ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका सॉलिड जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा होता है, किसमें? आपके गैस के अंदर, वो कहलाता है आपका सब्लिमेशन। तो इसकी एग्जांपल होती है ड्राई आइस। ड्राई आइस आपकी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रही होती है, वो लिक्विड नहीं बनती, वो डायरेक्ट सॉलिड से कहाँ जा रही होती है? गैस फॉर्म में। तो ड्राई आइस आपकी सब्लिमेशन की एक एग्जांपल है। सेकेंडली, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? देखिए, मेजर ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज नॉन एज मोलैरिटी, यानी एक सोल्यूशन के अंदर अगर हम लोग कंसंट्रेशन देख रहे हैं कि इसके अंदर सॉल्वेंट कितना है, इसके अंदर सॉल्यूट कितने हैं, इसके अंदर कितने आपके जो है जितनी किसी भी चीज़ की अगर हम लोग मिकदार पता करना चाह रहे हैं सोल्यूशन के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन पता करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? मोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो मोलैरिटी इज मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। ओके, यहाँ पे हमारा सब्लिमेशन डन, हमारा मोलैरिटी डन। अब बढ़ते हैं हमारे पास अगली 2 डेफिनेशन, दैट आर डिफ्यूजन एंड अवोगाड्रो नंबर। डिफ्यूजन हमारे पास क्या है? स्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस थ्रू अ स्मॉल स्केप और होल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आसान अल्फाज कि आपके गैस पार्टिकल्स का किसी स्मॉल ओपनिंग के जरिए, किसी स्मॉल होल के जरिए जो है स्केप होना अपने कंटेनर से, अपनी सरफेस से, कहलाता है आपका डिफ्यूजन। क्लियर? उनके पार्टिकल्स का स्केप होना कहलाता है आपका डिफ्यूजन। और अवोगाड्रो नंबर क्या कहलाता है? ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 6.023 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दीज नंबर ऑफ पार्टिकल इज नॉन एज अवोगाड्रो नंबर। यानी आपका कोई भी एटम है किसी भी एलिमेंट का, उसका एक मोल जो है या उसका एक एटम जो है सिंगल, वो क्या करता है? वो 6.023 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है अपने अंदर जो है समा कर रखता है एनी टाइम, और उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कहा जाता है आपका अवोगाड्रो नंबर। क्लियर है?
अवोगाड्रो नंबर, ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, जितनी भी हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस की है। केमिकल्स के नेम इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, तो चीज़ें नोट करनी है और अपनी तैयारी के टाइम इनको अच्छे से पक्का करना है आपको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 24A, क्लियर, यानी क्वेश्चन नंबर 24A हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली विथ डायग्राम एंड प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट बताना है। यहाँ पे लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट होता क्या है और उसकी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन एक डायग्राम के जरिए हमें बतानी है। तो लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है, अ फ्रेंच केमिस्ट स्टेटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास, मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये आपका लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट, या लैंडोल्ट ने जो है आपका एक लॉ प्रूव किया था फ्रेंच केमिस्ट से। उन्होंने कहा था कि मास जो है आपका रिएक्शन के अंदर ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, तो जबकि टोटल मास जो होता है दोनों रिएक्टेंट्स का वो मिलाकर एंड में काउंट किया जाता है, वो एक टोटल मास आपका बनता है दोनों रिएक्टेंट्स का, क्लियर। और इसकी एक डेफिनेशन अगर हम लोग देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगी, अब आपको नज़र आ जाता है यहाँ पर, एक सेकेंड हमारे पास देखिए यहाँ पर, हमारे पास है, क्लियर। ये आपको जो डायग्राम सामने भी नजर आ रही है, ये आपके लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट की डायग्राम है, जिसमें उन्होंने क्या किया था, AgNO3 और HCl का इस्तेमाल करके क्या किया था, दोनों एलिमेंट्स को एक एक लिंब में डाला था, यानी एक एक हिस्से में, और उनको क्या है मिक्स होने से बचाया था और आहिस्ता आहिस्ता मिक्स किया था, जस्ट टू चेक कि किस तरीके की प्रॉपर्टी चेंजेस आते हैं, किस तरीके का सोल्यूशन उनको ऑब्टेन होता है, क्लियर। दो लिम्स थे इसके, एच शेप ट्यूब थी, एक लिम्ब A एक लिम्ब B, दोनों में अलग अलग सोल्यूशन थे, एक में AgNO3 दूसरे में HCl। दोनों को मिक्स किया गया था शेक करके ट्यूब को, और पता लगाया गया था कि किस तरीके का सोल्यूशन ऑब्टेन होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किस तरीके से जो है वो अपना वर्कअप करता है। बेसिकली ये जो ट्यूब बनाई गई थी, या ये जो रिएक्शन था, वो एलिमेंट्स को मिक्स करने के लिए एक रिएक्शन बनाया गया था, ये एक ट्यूब बनाई गई थी लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट की, एच शेप ट्यूब इसको कहा जाता है, क्लियर। ये हमारा था लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट, हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद 24B है हमारे पास, डिस्क्राइब 4 टाइप्स ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स 4 तरीके के होते हैं नॉर्मल जो होते हैं, हम लोगों को बताने। सबसे पहले एसिडिक, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक, यानी नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनकी, जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स के, वो कहलाते हैं आपके एसिडिक ऑक्साइड्स। और उसका बिल्कुल उलट, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, नॉन मेटल के, जबकि बेसिक ऑक्साइड होते हैं आपके उसके मेटल्स के, क्लियर। यहाँ पे अभी आप लोगों को मार्क कर दिया जाएगा कि हमारा जो है एसिडिक ऑक्साइड मेटल्स नॉन मेटल्स के, बेसिक ऑक्साइड्स मेटल्स के। अगले 2 ऑक्साइड्स हमारे पास हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, जिनमें आपका एसिडिक बिहेवियर भी होता है और आपका बेसिक बिहेवियर भी होता है, एसिडिक भी और बेसिक भी, तो वो कहलाते हैं आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और वो ऑक्साइड जो आपके ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक, वो कहलाते हैं आपके न्यूट्रल ऑक्साइड। सिंपल सी 4 डेफिनेशंस यहाँ पे ऑक्साइड्स की 24B के अंदर। लास्ट पार्ट हम लोग 24C डिस्कस करते हैं, जो कि है स्टेट द 2 लॉज ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों लॉ बताने फैराडे के, उन्होंने 2 लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड, और उनका एडवांटेजेस बताने हमें किसका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस का। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या हमारे फैराडे का, वो है मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन। यानी इलेक्ट्रोलिसिस के दरमियान जितना ज़्यादा करंट पास होगा आपके इस प्रोसेस के दरमियान, उतनी ज़्यादा अमाउंट जो है वो सब्सटेंसेस की क्रिएट होगी या डिपॉजिट होगी या लिबरेट होगी। जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतने ज़्यादा अमाउंट में जो आपका सब्सटेंस जो है या तो क्रिएट हो रहा होगा या लिबरेट हो रहा होगा, क्लियर है, या डिपॉजिट हो रहा होगा या लिबरेट हो रहा होगा, क्लियर। जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फर्स्ट लॉ हमारे पास। सेकंड लॉ हमारे पास क्या कहता है, when some amount of current is passed through the electrolyte, when same amount of current is passed through the electrolyte, the amount of substance is either deposited or liberated is directly proportional to their chemical weights। यानी जब करंट जो है सेम अमाउंट में पास किया जाता है दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, यानी इलेक्ट्रोड A और B के दरमियान, तो क्या होता है, इनके दरमियान जो इनके पार्टिकल्स होते हैं या इनके जो अमाउंट होती है जो डिपॉजिट हो रही होती है या लिबरेट हो रही होती है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के, यानी स्मॉल e उसको कहा जाता है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर है क्या। जो इनकी अमाउंट डिपॉजिट हो रही होती है लिबरेट हो रही होती है, किस कंडीशन पर, जब करंट सेम हो, जब करंट हमारा सेम होता है। फैराडे के 2 लॉ थे हमारे पास, यहाँ पे हमने डिस्कस किए, राइट। हम लोग लास्ट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि है एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पहला,
यूज टू कोट वन मेटल ऑन अनदर, कि एक मेटल को दूसरे मेटल पर कोट करने के लिए आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज हो रहा होता है। और इट सेव्स द मेटल फ्रॉम रस्टिंग, ये लोहे को जंग लगने से बचाता है। आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस है ये मेटल को रस्ट नहीं होने देता, यानी जंग नहीं लगने देता उसके ऊपर। क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25A लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पेपर का। 25A लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम एंड केमिकल इक्वेशन डिस्क्राइब मेथड टू प्रोड्यूस क्लोरीन इन लैब, यानी लेबोरेटरी के अंदर। सबसे पहले आप लोग हेडिंग दोगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरीन इन लैब, यानी लेबोरेटरी के अंदर कैसे। क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब बाय टेकिंग कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 टू गिव मैग्नीज डाइक्लोराइड, क्लोरीन गैस एंड वाटर। हमें क्लोरीन चाहिए थी, मिल गई हमें किस तरीके से, जब हमने यहाँ पर MnO2 को रिएक्ट करवाया HCl के साथ, तो MnCl2 बन गया हमारे पास यहाँ पर, और Cl2 बना और 2H2O। MnCl2, Cl2 और 2H2O बना हमारे पास यहाँ पर, जब हम लोगों ने इन दो केमिकल्स को रिएक्ट करवाया, यानी मैग्नीज ऑक्साइड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। अब इसकी डायग्राम की बात भी यहाँ पे की गई है विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेबल डायग्राम भी एक दिखाएंगे कि किस तरीके से डायग्राम जो है बनानी है आप लोगों को पेपर में, जो यहाँ पे आपसे मांगी गई है। दैट वुड बी लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन, यानी देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, एक सेकेंड, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन सेम जो आपके पास डायग्राम होती है, दैट वुड बी यूज एज क्लोरीन। क्लियर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कट करके करेंगे हमारा जो, एक सेकेंड, इसको आप लोग यहाँ से कट करोगे और क्लोरीन आप लोग यूज करते हो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। अगर हम लोग इसको लिखते हैं, एक सेकेंड, अभी है कि हमारा यहाँ पे जो है पॉइंटर, और यहाँ पर इसकी जगह क्या होगा, क्लोरीन। सिमिलर मेथड होता है, सिमिलर ऑब्जेक्ट जो आपके इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ हो रहे होते हैं जब आपको क्लोरीन प्रोड्यूस करना होता है, सिमिलर तरीके से इसी तरीके की डायग्राम होती है बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी। लेकिन क्या पॉइंट होगा कि यहाँ पर जो है, ये देखें इस पॉइंट पर, यहाँ पर मॉइस्ट कार्बन ऑक्साइड लिखा हुआ है, आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लोरीन करोगे इस चीज़ को जो यहाँ पे फॉर्म हो रही है। क्लियर है, क्लोरीन यहाँ पे फॉर्म हो रही है। क्लियर। किसी तरीके का कोई इश्यू यहाँ पर, ये आपकी डायग्राम सिमिलर होगी जब आपको प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन दिखानी होगी लेबोरेटरी के लिए। क्लियर। यहाँ हमारा तकरीबन क्वेश्चन नंबर 23A जो था वो कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24B की ओर। क्वेश्चन नंबर 24B हमारे पास जो है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास 24B में किस तरीके का हमारे पास जो है क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 25B है हमारे पास, क्या, डिस्क्राइब सॉल्ट एंड ऑल्सो द 3 ग्रुप्स ऑफ सॉल्ट, कि हमें सॉल्ट बताने क्या चीज़ होती है और सॉल्ट के 3 ग्रुप्स को जो है बताना है हमें, उनके 3 ग्रुप्स को हमें एक्सप्लेन करना है। क्लियर। सबसे पहले सॉल्ट। इन केमिस्ट्री सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन से, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। एसिड बेस रिएक्ट करें तो सॉल्ट फॉर्म होता है। और वो सॉल्ट आपसे यहाँ पूछा गया था कि व्हाट इज सॉल्ट, तो आप ये कह सकते हो during the process of neutralization when acid react with base they form salt and they form a compound that is called salt. Clear. अब सॉल्ट के कुछ ग्रुप्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या ग्रुप है हमारे पास यहाँ पे, नाइट्रेट सॉल्ट्स, दूसरा क्लोराइड सॉल्ट, तीसरा सल्फेट सॉल्ट। 3 तरीके के सॉल्ट्स होते हैं आपके पास। इनके एक एग्जाम्पल भी हमें बोला गया था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नाइट्रेट सॉल्ट्स में 2 तरीके के आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग, पोटेशियम नाइट्रेट और एल्युमिनियम नाइट्रेट। ये सॉल्ट आपके डन हो गए, नाइट्रेट सॉल्ट। सल्फेट सॉल्ट्स में क्या आएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। क्लियर। मैग्नीशियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। और क्लोराइड सॉल्ट्स में आ जाएंगे आपके NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और NH3Cl। क्लियर। NH3Cl और NaCl आपके क्लोराइड सॉल्ट्स होंगे। 25B क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोगों ने सॉल्ट बताया और उसके ग्रुप्स बता दिए। लास्ट इस पेपर का जो हमारा क्वेश्चन है, यानी सेकंड लास्ट सॉरी, यहाँ पर और दोबारा देखने को हमें मिला, राइट 3 यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के हमें 4 यूजेस बताने हैं। पहला, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स एंड एक्सप्लोजिव। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया, उसको आप 2 बना सकते हो कि यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स एंड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव। 2 पॉइंट आपके कंप्लीट। तीसरा, यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl की प्रिपरेशन में भी जो है आपका H2SO4 यूज हो रहा होता है। और यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी फर्टिलाइजर्स बनाने के भी लिए जो है H2SO4 का इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइजर्स आपकी खाद को कहा जाता है जो कि खेतों वगैरह में इस्तेमाल हो रही होती है। क्लियर। लास्ट हमारा 25C क्या है, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के 4 यूज हमें लिखने हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है
यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग डर्टी क्लॉथ्स इन द लॉन्ड्री, यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट, यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज। क्लियर, इन यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज, उसके बाद यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट और यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन लॉन्ड्री, यानी कपड़ों वगैरह को धोने के लिए इस्तेमाल होता है। आपका डिसइंफेक्टेंट यानी जर्म्स वगैरह को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। और यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंडस्ट्रीज वगैरह में जो है बड़े लेवल पर जहाँ काम हो रहा है वहाँ आपका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल हो रहा होता है। क्लियर है। यहाँ हमारा केमिस्ट्री का पास पेपर 2012 का कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले एमसीक्यूज डिस्कस किए। हमारे पूरे 17 एमसीक्यूज 1 to all एक्सप्लेन किया गया। क्वेश्चन आंसर्स को हम लोगों ने तरीके से समझा, हर एक क्वेश्चन आंसर को थोड़ा डिटेल में हम लोगों ने समझा। आंसर्स को हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए, साथ में न्यूमेरिकल्स वगैरह भी। क्लियर। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है हमारा केमिस्ट्री का पास पेपर 2012 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो हमारी कंप्यूटर के पास पेपर 2012 के ऊपर आ रही होगी। इस पूरी सीरीज़ में जैसा आपको बताया गया था कि पहले फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन कंप्यूटर, जितना पॉसिबल हो सका हम लोग इस प्रिपरेशन टाइम के अंदर पास पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, ताकि आप लोग कम वक्त में अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे कर सको। और अब आपका काम इतना है कि आपको जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस शीट दी जाएगी इससे रिलेटेड, वो प्रैक्टिस शीट आपको डाउनलोड करनी है, वो प्रैक्टिस शीट आपको व्यू करनी है और उसके बाद क्या करना है, आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है खुद से, क्योंकि उनमें कुछ चेंजेस करके प्रोवाइड की जाएंगी प्रोडिजी ट्यूशंस की तरफ से। आपको उसमें आपको जो प्रैक्टिस करनी है उन सवालों की, उन सवालों को आपको अच्छे से अपने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उनमें ही एक तरीके का आपको गैस भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन वो पेपरों से पहले। प्रोडिजी ट्यूशंस का एक गैस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा पेपरों से पहले इंशाल्लाह ताला। आपको प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करनी है डिस्क्रिप्शन से और उसको जो है आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और अपनी देखना है कि आपकी कितनी तैयारी बेहतर है इस ईयर से रिलेटेड। और इस वीडियो को जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आगे शेयर करना है, ताकि स्टूडेंट जो अपनी तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं या शुरू करना चाह रहे हैं अभी, वो अपने से पास पेपर सॉल्व कर कम से कम इतनी अच्छी तैयारी कर लें कि वो पेपर को अटेम्प्ट कर सकें अच्छे से। क्लियर। तो यहाँ हमारी वीडियो आज की कंप्लीट होती है। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जो कि होगी कंप्यूटर का पास पेपर हमारा 2012 का। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें और तैयारी अच्छे से करें। किसी भी तरीके का अगर आपको इशू होता है तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके जो है किसी भी हवाले से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय।